स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन मनी में। एक बार फिर आज हम आपके सामने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पार्ट सेकंड लेके आए हैं। पार्ट वन जो है मैंने कल आपको वीडियो में बताया था, उससे आगे हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो हम पार्ट सेकंड पे आ जाते हैं। और इससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपको हमारे चैनल पसंद आया, हमारी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि आगे जो आने वाली जो वीडियो की नोटिफिकेशन है, इसी तरह से जो हम कंटेंट लाते रहेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको सही समय में पहुंच जाए। सो आगे बढ़ते हैं आज के हमारे पार्ट टू के लिए। तो दोस्तों, मैं आज जो है आपके सामने प्रेसिडेंट की पावर्स के ऊपर बात करना चाहूँगा। तो आपको पता है कि प्रेसिडेंट की पावर्स जो होती हैं वो तीन पावर्स में डिवाइड होती है। एक तो आप प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स होती है, और एक होती है इसकी लेजिस्लेटिव पावर, और तीसरी होती है इसकी जुडिशियल पावर्स। तो ये तीन पावर्स जो होती हैं वो प्रेसिडेंट की होती हैं, जो उसकी पावरफुल कही जाती हैं। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स में सिंपली जो होता है वो आपका उसके आपके एग्जीक्यूटिव पावर्स में जो भी नियुक्ति या फिर किसी भी तरह की जो चयन करता है या फिर किसी भी तरह की पदोन्नति करता है हमारे प्रेसिडेंट, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंट करना, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, कंट्रोलर जनरल और ऑडिटर जनरल, और मेंबर्स ऑफ यूपीएससी चेयरमैन। तो जितने भी गवर्नर्स हो गए, फाइनेंस कमीशन हो गए, तो इन सब की जो नियुक्ति होती है वो प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स में आती है। नॉर्मली जो एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है भारत का, वो प्रेसिडेंट को ही कहा जाता है। तो इज कॉल्ड द चीफ मोस्ट एग्जीक्यूटिव हेड, जो कि जितने भी बड़े डिपार्टमेंट में, जितनी बड़ी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन सब के चीफ्स को, उनके हेड्स का जो चयन होता है वो प्रेसिडेंट ही करता है। यहाँ तक कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं यूनियन टेरिटरीज़ के, या फिर कंट्रोलर, या कहीं पर एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, आप देखते हैं दिल्ली और पौंडीचेरी में तो आपको चीफ मिनिस्टर भी मिलेंगे, लेकिन इन दो के अलावा जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर भी जो होता है एक अपॉइंट होता है। तो यूनियन टेरिटरीज में वो भी जो है, वो भी उसकी भी नियुक्ति प्रेसिडेंट ही करता है। तो ये चीज़ें हैं, ये प्रेसिडेंट की एग्जीक्यूटिव पावर्स में आती हैं। अब बात करते हैं अगर लेजिस्लेटिव पावर की, तो लेजिस्लेटिव पावर में जो आपकी विधायिका की जो शक्तियां हैं उसके बारे में बताया जाता है। सबसे पहले कि आप जो प्रेसिडेंट की जो इम्पोर्टेंट पावर है कि ये जो है दोनों सदनों को, यानी जो पार्लियामेंट के दोनों सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो उन दोनों के सेशंस को स्थगित भी कर सकता है, और उनको किसी भी समय आपातकालीन स्थिति में जो है उनके सेशंस को दोबारा से चला भी सकता है। कि जैसे मान लीजिए कभी कोई प्रोसेस, जैसे कि आपको पता है कि हर एक सत्र जो होता है, 3 सत्र होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। तो उसमें मिनिमम 6 महीने गैप होता है, कि मैक्सिमम जो 6 महीने गैप ले सकते हैं आप उसमें। इसके बीच में जो सदन के बीच में जो आपके छुट्टियों का गैप होता है वो 6 महीने का होता है मैक्सिमम। तो इस बीच चाहे तो प्रेसिडेंट जो है कभी भी जो है किसी भी तरह की इमरजेंसी बैठक बुला सकता है, कभी भी इमरजेंसी प्रोसीडिंग्स करा सकता है सेशन की। तो ये पावर होती है सेशन प्रोसीडिंग्स करने की। और साथ ही साथ जो है वो लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकता है। लोकसभा को जो है वो क्या कर सकता है, डिसॉल्व भी कर सकता है। याद रखिए कि राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जाता। राज्यसभा के जो होते हैं 1/3 ऑफ मेंबर्स जो होते हैं हर 2 साल में रिटायर होते हैं। लेकिन लोकसभा के लिए ये स्पेशल रूल है कि लोकसभा को चाहे तो प्रेसिडेंट किसी भी तरह से, या फिर किसी नॉन कॉन्फिडेंस मोशन में जो अगर विपक्ष जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन से प्राइम मिनिस्टर को उसके सीट से खारिज कर देता है, तो वहाँ पर भी उस केस में तो लोकसभा पूरी तरह से डिसॉल्व होती है। लेकिन प्रेसिडेंट भी चाहे तो किसी भी ग्राउंड्स के अंडर जो है पूरी लोकसभा डिसॉल्व करता है, पूरी सरकार को गिरा सकता है। तो ये पावर भी जो होती है लेजिस्लेटिव में आती है, जो कि आपके प्रेसिडेंट के पास होती है। तीसरी पावर जो होती है कि वे हर नई सरकार बनने पे जो हर नई लोकसभा के मेंबर्स का चयन होता है, तो उनकी जो पहली बैठक होती है, पहली सभा होती है, फर्स्ट सेशन जो होता है हर एक नए बैच का कह सकते हैं, उसको एड्रेस करती है। सो एड्रेस करता है हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और साथ ही साथ हर साल का जो फर्स्ट सेशन होता है हर साल का, वो भी प्रेसिडेंट करता है, आपको एड्रेस करता है। दोनों सदनों के जो पहला सत्र, साल का पहला सत्र होगा, वो प्रेसिडेंट ही एड्रेस करेगा। तो ये चीज़ें होती हैं। और उसके अलावा जो है ये अपने प्रेसिडेंट के पास जो है बिल के एसेंट के लिए पावर होती है। आपको पता ही है, ये बहुत ही बहुत कॉमन पावर है कि जब तक आप देखते हैं कोई भी बिल पास होता है, तो वो बिल तब तक संशोधन नहीं बनता है जब तक कि वो दोनों सदनों की मंजूरी के बाद हो, प्रेसिडेंट की जो सहमति होनी जरूरी होती है, प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर होने जरूरी होते हैं। ये तो बहुत ही कॉमन सा पॉइंट है, जो कि मोस्टली लोग शायद जानते भी होंगे। तो ये इम्पोर्टेंट भी होता है। और साथ ही साथ वो जो है किसी भी बिल के लिए अगर उसमें उसमें कुछ भी खामियां दिखती हैं, कुछ भी त्रुटियां दिखती हैं, उसको दोबारा जो है रिकन्सिडरेशन के लिए वो भेज भी सकता है। तो ये पावर जो होती है प्रेसिडेंट के पास होती है। और उसके अलावा जो राज्यसभा में 2 लोगों को नॉमिनेट करना, 12 लोगों का जो नॉमिनेशन होता है वो राज्यसभा में, और लोकसभा में 2 लोगों का जो नॉमिनेशन होता है
तो उसकी वो भी जो है प्रेसिडेंट करता है। तो 12 मेंबर्स जो होते हैं राज्यसभा में होते हैं नॉमिनेट, और लोकसभा में जो है 2 मेंबर्स जो होते हैं वो नॉमिनेट होते हैं, जो कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होते हैं, जो लोकसभा में नॉमिनेट होते हैं। तो इस तरह से ये जो पावर्स हैं, उसके अलावा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है पावर टू इशू ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस के ऊपर जो है क्वेश्चन आ जाता है उमन यूपीएससी के एग्जाम्स में, एनडीए वगैरह में। तो ऑर्डिनेंस के ऊपर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि भाई पावर टू इशू ऑर्डिनेंस जो होता है वो क्या होता है इसमें। तो ऑर्डिनेंस में क्या होता है कि मान लीजिए कि आप, जैसे कि आपको पता है कि जैसे मैंने अभी बताया आपको कि कोई भी 2 सेशन मानसून के कोई भी 2 सत्रों के बीच में मिनिमम 6 मैक्सिमम जो है वो 6 महीने गैप होता है। तो मान लो कि कोई सत्र जो है, जैसे बजट सेशन जो है वो अप्रैल में ख़त्म हुआ, मार्च और अप्रैल में चला, तो अप्रैल के बाद जो है मान लीजिए कि अप्रैल यानी चौथा महीना साल का, तो उसके बाद जो है 10वां महीना यानी अक्टूबर में जो है अगला सत्र, जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो है अक्टूबर में हो सकता है अगला। इससे ज़्यादा समय नहीं लग सकते, इससे ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं ले सकती सदन में, इससे लंबा कोई भी काल जो भी छुट्टी है वो नहीं पड़ सकती। तो मान लीजिए कि 10 अप्रैल को जो है वो आखिरी सदन की बैठक थी जो कि बजट सेशन की थी, यानी क्या, और मान लो कि देश में कुछ ऐसी इमरजेंसी आ गई कि 11 अप्रैल को ही जो है प्रेसिडेंट को कोई बिल पास करना था, लेकिन अब तो 10 अप्रैल को तो आखिरी सेशन था, यानी 11 अप्रैल से छुट्टियाँ पड़ गई। तो ऐसे में क्या कर सकता है कि प्रेसिडेंट जो है टेम्पररीली अपनी मंजूरी से और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट की सलाह से, केवल मात्र सलाह से, लेकिन जो फाइनल डिसीजन होगा वो प्रेसिडेंट का होगा, वो टेम्पररी बिल पास कर सकता है। तो उसमें टेम्पोररी बिल जो है वो प्रेसिडेंट जो अपनी तरफ से पास कर सकता है कि भाई कुछ समय के लिए बिल पास रहेगा। तो उसके बाद जब अब 11 अप्रैल को जब मान लो पास हुआ है इमरजेंसी की वजह से, तो अगले सदन की बैठक तो 10 अक्टूबर तक हुई, तो 6 महीने तक जो है ये वो तब तक के लिए ये बिल रहेगा। मतलब जब 6 महीने जरूरी नहीं है, लेकिन जब तक भी मान लो किसी भी डेट पे होता है, 11 पे हो जाता है या फिर मई में हो जाता है, लेकिन उस डेट से लेके जब तक सदन की जो नए सत्र की बैठक नहीं आती तब तक जो है ये बिल जो है वो टेम्परेरीली जो है लागू रहेगा इस देश में, उसको पूरा लागू किया जाएगा बाकायदा। जैसे पूरा एक बिल पास होता है पूरे प्रोसीजर के साथ, ऐसे ही ये बिल भी लागू किया जाएगा, लेकिन टेम्परेरी फॉर्म है। लेकिन उसके बाद जब भी सदन की बैठक आती है, जैसे कि मैंने बताया 10 अक्टूबर, तो उसके बाद जो होता है पार्लियामेंट के पास 6 हफ्ते का समय होता है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 6 हफ्ते के अंदर अंदर जो है इस बिल की सारी कार्रवाई की जाए, जो भी इसमें फॉर्मेलिटीज़ होती हैं दोनों सदनों में 2/3 मेजोरिटी के साथ इसको पास किया जाता है। और जो कि प्रेसिडेंट की मंजूरी होती है तो उसको दोबारा नहीं भेजा जाता, लेकिन सदनों को, दोनों सदनों को जो है, दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट को उसको मंजूरी के साथ इसको आगे पास करना होता है। तो ये जो है इस तरह से इसमें प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। अगर ये 6 हफ्ते के अंदर जो है जिस दिन से नया सेशन लगा है लोकसभा का, राज्यसभा का, अगर ये 6 हफ्ते के अंदर नहीं कर पाते हैं, सफल नहीं हो पाते हैं, मेजोरिटी नहीं मिल पाती दोनों हाउसेज से मिलकर पास नहीं हो पाता है, तो इस बिल को पूरी तरह से खारिज कर दिया जाएगा, और उसके बाद फिर ये नए सिरे से ही इसको आगे ले जा सकते हैं। पूरी तरह से इस बिल को डेड माना जाएगा। तो इस तरह से इसमें ऑर्डिनेंस का होता है। उसके अलावा जो यूपी और उसके अलावा और पॉइंट्स की बात करें इनकी लेजिस्लेटिव पावर में, कि यूपीएससी और आपके कंट्रोलर जनरल्स और फाइनेंस कमीशन जो होते हैं, प्लानिंग कमीशन जो पहले हुआ करता है लेकिन अब तो नीति आयोग है, तो इन सबकी रिपोर्ट जो है वो जो है प्रेसिडेंट के सामने पेश की जाती है। प्रेसिडेंट इसकी रिपोर्ट का जायज़ा लेता है। और बिल्स के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि बिल्स में जब भी कोई बिल प्रेसिडेंट के पास होता है तो उसमें क्या क्या पावर होती हैं, या तो उसको जो है बिल को पास करने के लिए उसके उसके साइन की ज़रूरत होती है, इम्पोर्टेंट होता है। उसके अलावा वो चाहे तो कुछ किसी भी समय के लिए अपने जो है बिल को एसेंड कर सकता है। एसेंड का मतलब होता है कि बिल को किसी भी समय तक अपने हाथ में रोक सकता है, बिल जितना चाहे वो उसकी मर्जी है कि वो कितने समय तक के लिए रोक सकता है। उसकी वीटो पावर्स में भी हम बात करेंगे। और उसके अलावा वो बताया कि बिल को रिकन्सिडरेशन एक बार फिर पुनः विचार के लिए जो है वो प्रेसिडेंट दे सकता है। तो ये प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, क्योंकि इस तरह से जो है बिल से रिलेटेड कोई भी बिल के रिलेटेड जो होते हैं, या तो एक तो बिल को पास करने पे उसके पास होती है पावर की, जब तक वो साइन नहीं कर देता ऑफिशियल उस कागज़ पे तो वो बिल बिल नहीं माना जाता ऑफिशियली। या फिर वो चाहे तो बिल को कुछ समय के लिए होल्ड कर सकता है अपने पास, कि भाई उसको पूरी तरह से उस पर विचार करके, उसके पास पूरा टाइम होता है, 14 दिन का मिनिमम टाइम मिलता है, लेकिन अपनी वीटो पावर लगा के उसमें अनिश्चित काल के लिए भी टाइम लगा सकता है। वो अभी हम आगे बात करने वाले वीटो पावर के बारे में। और तीसरी चीज़ होती है कि इसमें बिल से रिलेटेड कि भाई वो बिल को रिकन्सिडरेशन के लिए भी भेज सकता है, कि एक बार अगर उसे बिल नहीं समझ में आता, उसमें कुछ लगती है खामियाँ, तो उसको दोबारा वो पूरी करने के लिए उसको दोबारा एक बार फिर वो दोनों पार्लियामेंट्स के हाउसेस पे भेज सकता है।
अब मैं आपसे बात करना चाहूँगा यहाँ पर, जैसे मैंने बताया वीटो पावर्स के बारे में। तो वीटो पावर्स जो होती है ये इम्पोर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रेसिडेंट के पावर्स के ऊपर। 4 तरह की वीटो पावर होती है, आपको पता है। एब्सोल्यूट पावर, एब्सोल्यूट वीटो, एक होता है सस्पेंसिव वीटो, और एक होता है आपका क्वालिफाइड वीटो, और एक होता है आपका पॉकेट वीटो। तो इसमें से जो क्वालिफाइड वीटो है ना, ये भारत में नहीं होता, ये भारत के प्रेसिडेंट के लिए नहीं है। लेकिन बाकी जो 3 हैं, ये 3 जो पावर्स हैं ये इंडिया में यूज़ होती हैं। ये हमारे भारत के प्रेसिडेंट के ऊपर ये वीटो पावर्स होती हैं। क्वालिफाइड वीटो यहाँ नहीं यूज़ होती हैं, आपको अमेरिका में मिल जाएंगी यूज़ होते हुए, या फिर ब्रिटिश में, ब्रिटेन पार्लियामेंट में आपको मिलते हैं ये ब्रिटिश प्रेसिडेंट के बाद। लेकिन इंडिया में 3 एब्सोल्यूट पावर। तो एब्सोल्यूट वीटो पावर में क्या होता है कि एब्सोल्यूट वीटो पावर में आपका प्रेसिडेंट चाहे तो किसी बिल को, जैसे मैंने बताया कि वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए बिल को होल्ड कर सकता है अपने पास, उस पर विचार कर सकता है। जैसे कि उन्हें 14 दिन का समय होता है, जो कि कोई भी गवर्नमेंट बिल होता है या ऑर्डिनेंस बिल होता है। लेकिन कोई भी प्राइवेट मेंबर बिल हो, उसमें वो उससे ज़्यादा समय भी ले सकता है। तो इसमें नॉर्मली क्या होता है कि जनरली प्राइवेट मेंबर बिल के लिए ज़्यादातर यूज़ होता है एब्सोल्यूट वीटो, जिसमें जो है प्रेसिडेंट जो है कुछ समय के लिए इस बिल पर विचार करने के लिए जो है इसको रोक लगा सकता है उसमें, कि ताकि वो चाहे कि भी उस पर पूरा विचार करे, और समय आने पे ही जब उसकी मर्जी हो तो वो उसको बिल को पास कर दे। तो इस तरह से इसमें वीटो पावर लगाई जाती है। इससे पहले इसका यूज़ जो है गवर्नमेंट बिल्स में हालांकि इसका यूज़ हुआ है। सबसे इम्पोर्टेंट केस में जो ये यहाँ पर ये बिल का यूज़ हुआ है वो है, एक तो जब 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल किया था। अब ये पेप्सू क्या होता है? पेप्सू जो है पटियाला, पेप्सू जो फुल फॉर्म होती है ना आपको, ये पेप्सू बिल जो था वो 1954 में पास होना था, यानी पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। तो ये पेप्सू की फुल फॉर्म होती है। ये एक यूनियन बना हुआ है जो कि 1948 से 1950 के बीच में जो था, ये इसका एक यूनियन बना था। इसमें मेजरली जो है 8 प्रिंसली स्टेट आते हैं जिसमें जिसमें से आपका पटियाला, जिंद, नाभा, कपूरथला, फरीदकोट, कालसिया और मलरकोटला और नालीगढ़। ये जो है इसमें ये सारे जो प्रिंसली स्टेट थे, जो सारे जो है आपके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के दायरे में आते हैं ये सारे स्टेट्स जो है। तो इन 8 लगभग प्रिंसली स्टेट से मिला के जो है ये यूनियन फॉर्म हुआ था। तो इसमें जो है प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद जो उस समय थे 1954 में, उन्होंने जो है ये बिल को उस समय जो है इस पेप्सू को, जो ये बिल था अप्रोप्रिएशन बिल, इसको जो है लागू करने के लिए कि भैया इसको हटाया जाए यूनियन को, उस बिल के लिए जो है इन्होंने अपना इस वाली एब्सोल्यूट वीटो पावर का यूज़ किया था। तो वहाँ पर जो था ये एब्सोल्यूट वीटो पावर जो है उसका पहली बार यूज़ किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। बाद में ये 1961 में जो है इसको पास किया गया था इस बिल को। तो उसमें जो है प्रेसिडेंट जो है अपनी मर्जी से इस पर बिल पर विचार करने के लिए उसको कुछ समय के लिए अपने पास रख सकता है, लेकिन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। दूसरी पावर आती है आपकी सस्पेंसिव वीटो की। सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है कि सस्पेंसिव वीटो में आपका जो है इसमें जो है प्रेसिडेंट के पास जो है लिमिटेड पावर होती है बिल के रिलेटेड। तो इसमें प्रेसिडेंट जो चाहे तो एक बारी के लिए जो है, जैसे बिल पास होके दोनों हाउसेज से आता है, लोकसभा राज्यसभा से मेजोरिटी के साथ 2/3, तो उसके बाद जो है इसको प्रेसिडेंट को अगर कुछ चीज़ में लगती है कमियाँ, तो दोबारा वो रिकन्सिडरेशन के लिए दोबारा वापस जो है वो दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में दे सकता है। लेकिन अगर इस बार जो है वो दोनों हाउसेज में एक बार फिर उस प्रस्ताव को, एक बार फिर उसमें जो भी त्रुटियाँ थी या जो भी उसमें कमियाँ थी उसको एक बार पास कर दिया, दोबारा फिर से पास करके दे दिया, इसके बाद जो है जब दूसरी बार आता है तो प्रेसिडेंट के लिए मैंडेटरी हो जाता है कि उसको बिल को पास करे ही करे, क्योंकि अब उसके पास, क्योंकि ये सस्पेंसिव वीटो में तो लिमिटेड पावर है, लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही जो है वो बिल को अपने हाथ में रोक सकता है। तो ये जो होती है इसकी सस्पेंसिव वीटो में पावर होती है। इसके अलावा जो पॉकेट वीटो है, पॉकेट वीटो में जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीटो होती है, सबसे बड़ी पावर होती है। जनरली इंडिया के प्रेसिडेंट के पास ये वीटो मिलेगी आपको, अमूमन आपको नहीं मिलती बहुत से कंट्रीज में वीटो पावर, लेकिन इंडिया में मिलती है। इसमें प्रेसिडेंट जो है इनडेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है किसी भी बिल को होल्ड करके रख सकता है। तो ये पावर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की पास होती है। मान लो कोई बिल आज पास हुआ है, आज प्रेसिडेंट के दोनों हाउसेज से पास हो गया, आज प्रेसिडेंट करना है, तो चाहे तो कितने भी समय के लिए, अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है इसको अपने
अंडर जो है इसको संभाल के रख सकता है। वो जब चाहे इसको लगता है कि उसे जब चाहे इसको आगे पारित करेगा वो कर सकता है, लेकिन इस पर अनलिमिटेड नंबर ऑफ पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो है इस बिल पर रोक लगा सकता है। तो जब भी आगे उसकी मर्जी होगी, आगे जब भी नई सरकार आती है मान लो, या फिर मान लो जी कि प्रेसिडेंट की अगली नई मतलब अगले नए प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, तो तब तक भी वो जो है ये पॉकेट वीटो लगा रहेगा। जब तक कि कोई भी प्रेसिडेंट आके इसका वीटो अपना हटा ना दे तब तक ये पॉकेट वीटो उस बिल पे लगा रहेगा। इस बिल के इस वीटो का यूज़ केवल आपका इंडियन जो आपके पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट एक्ट था, इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1986 में जो है ये अमेंडमेंट पास होना था, तो इस पर जो है ज्ञानी जैल सिंह जो उस समय के जो आपके प्रेसिडेंट थे, उन्होंने इस पर जो है वो काफ़ी रोक लगा रखी थी। उसमें पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था। राजीव गांधी गवर्नमेंट उस समय जो थी कार्यकाल में थी भारत की, तो उस दौरान जो है ये पॉकेट वीटो का यूज़ किया गया था। मात्र एक बार जो है इस वीटो पावर को यूज़ किया, ये सबसे बड़ी पावर मानी जाती है। इवन ये वीटो पावर जो है ये यूएस के प्रेसिडेंट से भी काफ़ी बड़ी वीटो पावर मानी जाती है, क्योंकि यूएस के प्रेसिडेंट के पास जनरली 10 दिन का समय होता है कि वो किसी बिल को 10 दिन तक के लिए ही जो है रिकन्सिडरेशन के दे सकता है, उसके बाद उसे पास करना ही होता है। लेकिन भारत में ये वीटो पावर बनी गई है। इसके अलावा आपके जुडिशियल पावर्स में आता है। जुडिशियल पावर में प्रेसिडेंट के पास जो क्षमायाती शक्तियाँ हैं, यानी जो पार्डनिंग पावर है, उसके बारे में जो है यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। जनरली आपकी इसमें 5 तरह की पार्डनिंग पावर होती हैं। एक तो पार्डन और एक होती है रिप्रीव, एक होती है रिमिशन, और एक होता है आपका रिस्पाइट RESPITE, और एक होता है आपका कॉम्यूटेशन। तो ये जनरली ये पावर्स होती हैं जो प्रेसिडेंट के पास होती है। इसमें पार्डनिंग पावर में आपको बता दूं, पार्डनिंग पावर में क्या होता है कि जैसे कोई भी आरोपी या कोई भी दोष अपराधी व्यक्ति है जिसने कोई भी आरोप किया, उसके पूरे आरोपों को, पनिशमेंट को सभी माफ़ कर सकता है। जिसको जो भी उम्र कैद या इवन फांसी की सज़ा मिली है वो भी उसको माफ़ कर सकता है इस चीज़ को। इवन जो कोर्ट मार्शल होता है मिलिट्री में, उसमें भी प्रेसिडेंट जो है क्षमा यार्थी अपनी पार्डन का इस पावर का यूज़ कर सकता है, जिसमें वो कोर्ट मार्शल का भी जो सारे अपराध है उसको भी हटा सकता है। इवन ये उम्र कैद की सज़ा हो या फिर फांसी हो, सबको जो है इसको पूरी तरह से इस पावर के यूज़ करते ही प्रेसिडेंट किसी पे भी आरोपी यूज़ करता है तो उस पर सारे तरह से दोषों से मुक्त हो जाता है, पूरी तरह से बरी हो जाता है, एक इंडिपेंडेंट पर्सन बन जाता है। जैसे कि नॉर्मल कोई भी इस पर केस नहीं हुआ मान लो। रिप्रीव में क्या होता है कि जो है प्रेसिडेंट जो है कुछ समय के लिए किसी की सज़ा पे, जैसे किसी को आज सज़ा हुई है लेकिन वो चाहे तो कुछ समय के लिए अपने उस पर खुद पे निर्भर है प्रेसिडेंट पे, क्योंकि कितने समय के लिए उस पर उसकी सज़ा पर स्टे लगा सकता है। कि भाई मान लो प्रेसिडेंट ने चाहे कि भाई 1 साल के लिए इसकी सज़ा पे स्टे लगा दे, 1 साल को उसको छूट दे दी गई है, लेकिन उसके बाद इसको दोबारा अपनी जितने उसके सालों की सज़ा है, चाहे उसको उम्र कैद है या फांसी है, तो उसको भरपूर होगी, जो भी उसको सज़ा उसको पूरी मिलेगी, लेकिन उस पर वो कुछ समय के लिए स्टे लगा सकता है। बस कि जितना चाहो कि भाई 6 महीने या 1 साल बाद लेकिन सज़ा आपको होगी, लेकिन मैं आपको कुछ समय की एक तरह से मोहलत दे रहा हूँ बस। रिमिशन में क्या होता है कि रिमिशन में प्रेसिडेंट चाहे तो थोड़े समय कुछ जो जो भी दोषारोपी व्यक्ति है जिस पे किसी तरह का आरोप लगे थे या कोर्ट के ऑर्डर्स के हिसाब से उसे अगर फांसी की सज़ा दी थी तो उसकी सज़ा का जो पावर है उसको रिड्यूस कर देता है। जैसे किसी को फांसी मिली है तो उसने प्रेसिडेंट ने कहा है कि जाओ भाई तुम्हें हमने माफ़ किया थोड़ा सा, तुम अब फांसी नहीं, तुम्हें उम्र कैद हो गया, तुम उम्र कैद की सज़ा झेलो, तब तक उम्र कैद की जो नियम होता है उस नियम से आप सज़ा झेलो। अगर मान लो किसी उम्र कैद की सज़ा दी थी, उसमें अगर प्रेसिडेंट ने उसके लिए अपनी रिमिशन पार्डनिंग पावर यूज़ कर दी, तो उसके लिए अगर ये पावर यूज़ कर दी तो मान लो कहा कि भाई इसको उम्र कैद को 14 साल तक रख दिया सज़ा, कि भाई तुम्हें 14 साल की सज़ा होगी। जिसको 14 साल की सज़ा थी उसको 7 साल की, मतलब जो उसको जो इनिशियली जो उसको सज़ा मिली थी उसको थोड़ा सा हल्का कर देते हैं प्रेसिडेंट अपनी इस पावर को यूज़ करके। रिस्पाइट में जो क्या होता है कि ये किस कुछ स्पेशल केसेस में जो है रिस्पाइट में कुछ स्पेशल केसेस में जो है प्रेसिडेंट जो है किसी तरह की छूट दे सकता है अपनी सज़ा में। जैसे कि आप कह सकते हैं प्रेगनेंसी केस में, या फिर कोई वृद्ध व्यक्ति हो जो कि किसी तरह का अपाहिज है या उसके हाथ पैर नहीं चलते, तो उस केस में जो है किसी बूढ़े बच्चे औरतों के लिए जो भी कोई केसेस बनते हैं, तो भाई उसमें जो है प्रेसिडेंट चाहे तो कुछ बीच में जो है कुछ समय के लिए जो उसकी जैसे मान लो उसे 5 साल की सज़ा हुई है, तो उस दौरान उसको बीच में जो है कभी भी अपनी मर्ज़ी से उसको जो है
वहाँ पर उसको सज़ा को कितना भी कम करके उसमें से उसको, जैसे मान लो उसने 4 साल कह दिया उसमें सज़ा के लिए और 1 साल उसको दे दिया छूट, उसकी कि बीच में आप चाहें तो बीच में कहीं भी आप छुट्टी का गैप ले सकते हैं। एक तरह से आपको बीच में जेल में पाल दिया जाएगी। मैं शुरू के 5 साल की सज़ा में 2 साल जो है आपने जेल में काटे, बीच में फिर 1 साल जो है आपको छुट्टी के लिए दे दिया है कि आपने परिवार के साथ जहाँ भी आपको घर है वहाँ रह सकते हैं किसी भी केस में। तो उसके बाद फिर जो है अगले 2 साल जो आखिरी बचे उसमें आप फिर अपनी सज़ा काट ली। तो इस तरह से जो है यहाँ पर रिस्पाइट पावर यूज़ हो जाती है। इसमें क्या होता है कि कम्यूटेशन में क्या होता है कि आप आखिरी जो पार्डनिंग पावर है, ये भी सिमिलर जो है रिमिशन से ही है कि इसमें भी जो है किसी तरह का जो पब्लिक पब्लिक अपराध, पब्लिकली फॉर्म ऑफ ऑफेंस है, उस पर जो है वो किसी दूसरे अपराध से उसको रिप्लेस कर सकती है एक तरह से। मान लो कि भाई किसी ने अगर किसी का मर्डर किया है तो उसको हल्का करने के लिए वो एक्सीडेंट का केस जो है उस पर लान सकती है। मतलब कि वो मर्डर का केस जो है वो बड़ा हो गया तो उसके ऊपर उसका कोई हल्के आरोप से उसको दे सकती है, हल्के आरोप से उसको रिप्लेस कर सकती है। जैसे कि भाई किसी का जो है किसी ने अब मान लो जैसे किसी ने उसका मर्डर कर दिया, मर्डर केस में फंसा गया, लेकिन उसको मर्डर की जगह जो है उसको एक एक्सीडेंट का केस कह के उसको उसकी सज़ा को कम कराने के लिए एक तरह से ये पावर का यूज़ हो जाता है। तो ये भी कम्यूटेशन एक पावर है जो प्रेसिडेंट चाहे तो किसी की सज़ा को कम करने के लिए एक तरह से वही यूज़ करता है। रिमिशन जैसा ही केस है, लेकिन थोड़ा सा उसको बस इसमें कम्यूटेशन में जो है वो जो सज़ा उसको मिली है व्यक्ति को जिसके लिए आरोपी पाया गया, उसके आरोप को रिप्लेस किसी दूसरे छोटे आरोप से कर देते हैं। भाई जैसे किसी ने भाई आपका हत्या कर दी तो उसको कह दें कि भैया वो घायल हुआ, या फिर उसको कह देंगे कि भैया ये एक्सीडेंट हुआ। तो इसकी पावर जो सज़ा की जो दोष है उसका, उस दोष जिस जिस दोष के लिए उसको आरोपी पाया गया उस दोष को थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा उसको, ताकि उसको कम सज़ा हो जाए इस वजह से। तो ये भी प्रेजेंट जो चाहे तो किसी के लिए अपनी पार्डनिंग पावर यूज़ कर सकता है। बाकी आपको पता ही है कि इमरजेंसी पावर में जो है प्रेसिडेंट इमरजेंसी पावर्स, हर इमरजेंसी पावर जो होता है लागू करता है प्रेसिडेंट। नेशनल इमरजेंसी हो गई या प्रेसिडेंट रूल हो गया, और या फिर आपका कह लीजिए फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गई। तो ये जो है पावर, ये जो सारी इमरजेंसी पावर है इन सबको लागू कौन करता है, वो जो है मंजूरी जो होता है वो भी प्रेसिडेंट ही देता है। उसके अलावा मिलिट्री पावर्स में आपको पता है, कल मैंने आपको आर्टिकल 53 में बताया था कि ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल द डिफेंस फोर्सेज। आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के चीफ स्टाफ्स को भी अपॉइंट कौन करता है, वो आपके प्रेसिडेंट ही करते हैं, और उनका इस्तीफा भी जो है प्रेसिडेंट ही लेता है। इवन किसी भी तरह की सर्जिकल स्ट्राइक या वॉर्स डिक्लेरेशन वो सब प्रेसिडेंट ही करता है ऑफिशियली। और बाकी जो है डिप्लोमेटिक पावर, डिप्लोमेटिक जो अपने एम्बेसडर्स होते हैं कि भाई राजदूत जो अलग अलग देशों में भेजे जाते हैं, जैसे भाई आपका रशिया में भारत का अलग राजदूत है, जर्मनी में अलग है, फ्रांस में अलग है, तो अलग अलग देश में जो अपने राजदूत भेजे जाते हैं वो भी अपॉइंट हमारे प्रेसिडेंट ही करते हैं। तो ये सब जो है पावर्स प्रेसिडेंट की हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने जो है प्रेसिडेंट के ऊपर जो है सब डिस्कस कर लिया है। और बाकी मैं जो है आपके पास जो है वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर जो है अगली वीडियो लेके आने वाला हूँ। जनरल वाइस प्रेसिडेंट का ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होता है, जनरली प्रेसिडेंट से थोड़ा छोटा होता है इसका आपका, तो उसके ऊपर भी मैं आपको वीडियो लेके आऊँगा। तो ये हमारा प्रेसिडेंट के ऊपर टॉपिक था। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे एक तरह से आपके जो व्यूज़ हैं और आपका जो इमोशंस हैं, थॉट्स हैं, वो मुझे पता चल सके कि वाकई में अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और मेरा जो या फिर टॉपिक है, जिस तरीके मैं टॉपिक कवर कर रहा हूँ या फिर जिस तरीके मैं वीडियोस बना रहा हूँ आपको पसंद आ रही है वाकई में, और नॉलेजेबल कंटेंट आपको समझ आ रहा है, तो ताकि आपके लाइक से मैं मेरे पर मैसेज कन्वे हो सके। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आगे आप जो है इसके ऊपर MCQs भी चाहेंगे। MCQ सीरीज भी इसके ऊपर शुरू करूँगा ताकि आपको टॉपिक वाइज MCQs ही मिले। थैंक यू वेरी मच।